असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा आप जानते हैं कि ये टॉपिक आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आप चाहे ऑप्शनल में हिस्ट्री रखते हैं या जीएस के लिए आप काम करते हैं, दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे इस क्लास में असहयोग आंदोलन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बात करने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन में ये जो असहयोग है उसका क्या अर्थ है, नॉन कोऑपरेशन उसका क्या अर्थ है। जब आप मेंस की राइटिंग करते हैं तो मेंस की राइटिंग के लिए आपको अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, संकल्पनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, आपको सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन तभी मिलने वाला है जब आपकी राइटिंग परफेक्ट होगी। और राइटिंग परफेक्ट के लिए सबसे पहली अनिवार्यता तो यही है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें वह स्पष्ट हो, हमारे विचार बिल्कुल क्लियर हो, संकल्पनाएं स्पष्ट हो, अवधारणाएं स्पष्ट हो। तो जैसे असहयोग आंदोलन है, इसके प्रत्येक एस्पेक्ट को आपको देखना होगा, प्रत्येक पहलू को आपको देखना होगा और समस्त पहलुओं को जानने के बाद ही हम अच्छा लेखन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पहलू बनता है हमारा, तो हम क्या बात करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले नए विद्यार्थियों के लिए, आप में से बहुत सारे पहली बार अध्ययन कर रहे होंगे हिस्ट्री के बारे में, तो असहयोग आंदोलन के बिगनिंग के बारे में, बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का प्रारंभ, उसकी ABCD हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, इस तरह की बातें हम लोग कर लेंगे। इसके बाद जो चर्चा का मुख्य विषय है, असहयोग आंदोलन में जो असहयोग है उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, क्या अर्थ है इसका, इसको समझेंगे। और असहयोग की भावना के तहत जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम बनाए हैं उनके सापेक्ष हमको इस बात को समझना होगा। इस सिद्धांत को समझने के बाद कैसे गांधी जी ने इस असहयोग की भावना को कार्यक्रमों के तहत स्पष्ट करने की चेष्टा की है इस आंदोलन में, उसको समझेंगे। यानी इस क्लास में हम लोग असहयोग का अर्थ समझने के बाद उसके जो कार्यक्रम है उसको भी समझेंगे और वहीं से इस बात को और स्पष्टीकरण मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट, ABCD थोड़ा सा जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन, उसका आरंभ। इसकी जो बिगनिंग है, इसका जो आरंभ होता है, डेट जो आपको याद रखनी है वो 1 अगस्त 1920 से लेकर के, और ये जो आंदोलन है हमारा 12 फरवरी 1922 तक चलता है। 12 फरवरी को बारदोली प्रस्ताव आता है, गुजरात में बारदोली नामक स्थान से, और ये जो मूवमेंट है वो सस्पेंड हो जाता है, उसका स्थगन हो जाता है। ये जो स्थगन है उसके पीछे एक घटना है, आप उसको पढ़ते हैं और वो घटना है चौरी चौरा। चौरी चौरा 4 फरवरी की है। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 5 फरवरी मिलता है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 4 फरवरी हमने इसलिए लिया कि जो गवर्नमेंट डाटा है वो 4 फरवरी बताता है। वहाँ का जो स्मारक है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में वर्तमान, पहले ये चौरी चौरा जब ये घटना हुई है तो उस समय ये संयुक्त प्रांत में था, और अभी ये उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा टाउन है चौरी चौरा। तो वहाँ जो स्मारक बना है, वहाँ का जो सरकारी लेख है उसमें डेट 4 फरवरी है
तो उसको हम स्वीकार करेंगे। वो सरकारी डाटा है, सिविल सर्विसेज में हम भारत सरकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हीं को वरीयता देते हैं, उन्हीं बातों को हम लोग ज़्यादा मानते हैं। अब ये जो चौरी चौरा घटना है, इसमें जैसे उग्र भीड़ ने एक थाने को जला दिया था, उग्र भीड़ का नेतृत्व भगवान अहीर कर रहे थे। थोड़ा सा नाम नोट कर लीजिए, भगवान अहीर। असहयोग आंदोलन चल रहा है और महंगाई के मुद्दों को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है भगवान अहीर के नेतृत्व में। उसी समय पुलिस कार्यवाही होती है और कुछ लोग हताहत हो जाते हैं। अगले दिन एक बड़ी पैमाने पर जब ये मैसेज चला जाता है, सिविलियंस जो इफेक्ट होते हैं, मैसेज चला जाता है, संदेश जाता है, तो बड़ी पैमाने पर किसानों की, अन्य लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है 4 फरवरी को। लगभग एक अनुमान के तहत ऐसा बताया जाता है 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए उस समय। और वहाँ पर जो पुलिस है वो कार्यवाही करती है। जो उस समय के वहाँ के इंस्पेक्टर हैं गुप्तेश्वर सिंह, उन्होंने कार्यवाही की, और एसआई हैं जो पृथ्वीपाल सिंह, उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया। कुछ और लोग मारे जाते हैं, 3 सिविलियंस की डेथ हो जाती है और भीड़ जो वो उग्र हो जाती है। वो जाकर के चौकी को घेर लेती है। सारे जो पुलिसकर्मी हैं चौकी में चले जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और जो आंदोलन कर्मी हैं वहाँ आग लगा देते हैं। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु होती है। जैसे डेट को लेकर के 2 बातें ध्यान में रखनी है, वैसे कहीं कहीं आपको 23 मिलेगा, क्योंकि एक पुलिसकर्मी जो चौकीदार थे घायल हुए। बाद में जब वहाँ बड़े पैमाने पर अधिकारी पहुँचे, घायल अवस्था में वो मिले, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया, बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 23 व्यक्ति भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 22 है। तो दोनों बात अपने दिमाग में रखेंगे आप यहाँ पर। गांधी जी का जो ये असहयोग आंदोलन है सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है, और सत्याग्रह में सत्य के प्रति जो आग्रह था, यहाँ सत्य स्वराज था, स्वराज की मांग थी। गांधी जी ने इसको पाने के लिए अहिंसा का रास्ता बताया, लेकिन उसका ये उल्लंघन हुआ चौरी चौरा में, और गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग के कारण इसको स्थगित कर दिया। गांधी जी ने सोचा कि कहीं हिंसा प्रयोग हुआ है, ब्रितानी सरकार को एक आधार मिल जाएगा और वो इस आंदोलन को कुचल देंगे। उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, का सम्मान वापस ले लिया। आंदोलन के स्थगन की एक विस्तार से क्लास होती है, वहाँ चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन में असहयोग के अर्थ पर। तो आगे हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो ये जो असहयोग शब्द है, इसका नेगेटिव सेंस है असहयोग। कोई सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है, कॉपरेट नहीं करना है। यानी गांधी जी पहले ब्रितानी सत्ता के को कॉपरेट कर रहे थे, कॉपरेटर थे, बाद में नॉन कॉपरेटर हो जाते हैं, असहयोगी हो जाते हैं। और ये जो असहयोग है, इसी को हमको समझना है। इसको समझने से पहले हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत को समझेंगे। सत्याग्रह, गांधी जी के जो भी आंदोलन है, गांधीवादी आंदोलन जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, वो इसी सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 2 शब्द हैं, जैसे आप देखिए, सत्य और प्लस आग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह, 2 शब्द हैं। ये जो गांधीवादी आंदोलन का आधार है, सत्याग्रह दर्शन है, ये गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही इसका विकास कर लिया। साउथ अफ्रीका में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया था। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर गांधी जी के ऊपर भी किसी एक अन्य दार्शनिक का प्रभाव है, उसको भी थोड़ा समझना है। गांधी जी के जो भी विचार हैं,
उस पर अन्य दार्शनिकों का प्रभाव है, अन्य धार्मिक पुस्तकों का प्रभाव है, अलग से क्लास होती है गांधी जी पर, गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों पर जो प्रभाव है अन्य दार्शनिकों का, विचारकों का, उसको विस्तार से अलग से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो असहयोग को लेकर के करेंगे, सत्याग्रह को लेकर करेंगे। सत्याग्रह का जो सिद्धांत है, गांधी जी जिससे प्रभावित है उसका नाम है, नाम लिख लीजिए, हेनरी थोरो, हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है सिविल, नाम लिख लीजिए, सिविल डिसओबीडियंस, नागरिक अवज्ञा, नागरिक अवज्ञा, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिए। गांधी जी का जो सत्याग्रह सिद्धांत है इसी सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित है। इसमें थोरो ने श्रम पर बहुत बल दिया है, श्रम के महत्व को समझाया है और उन्होंने कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रम के आधार पर समान सहभागिता हो। पूरी व्यवस्था में श्रम का क्या महत्व है, गांधी जी ने यहाँ इसको समझा और आपने देखा आगे गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा के रूप में, नाम से भी, सविनय अवज्ञा के नाम से भी एक आंदोलन शुरू किया था। अब ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत है इसका डेवलपमेंट तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो भारतीय धर्म पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। वो ईसाई धर्म, सभी धर्मों के संपर्क में आते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत में जब वो आते हैं तो सत्याग्रह का सिद्धांत उन्होंने और ज़्यादा इसकी व्याख्या की, और ज़्यादा इसको विस्तार दिया, और ज़्यादा इसको मॉडिफाई किया, परिष्कृत किया और इसमें एक शब्द और जोड़ा, सत्य के साथ साथ एक शब्द और जोड़ा और वो है अहिंसा। बौद्ध जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है, गांधी जी उससे प्रभावित होते हैं, गीता का अध्ययन किया है, बौद्ध जैन धर्म का अध्ययन किया है, तो वहाँ जो सत्य का सिद्धांत है, वहाँ जो अहिंसा का सिद्धांत है, वहाँ जो अपरिग्रह का सिद्धांत है, इन बातों का भी गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो गांधी जी ने सत्य के साथ साथ अहिंसा को जोड़ा। अब हम लोग ये समझेंगे ये सत्य है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको पाएंगे कैसे ये भी समझने का प्रयास करेंगे और उसी के बाद हम लोग असहयोग पर आएंगे। तो सत्य जो है, गांधी जी का कहना है, यदि आप निष्पक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के चिंतन करते हैं और आपको कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई कानून, कोई सत्ता ऐसा लगता है कि वह ठीक नहीं है, तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतर रहा है, सत्य नहीं है, तो आप उसका डट कर विरोध करें और जो सत्य है उसके लिए आप दृढ़तापूर्वक आग्रह करें, सत्य के प्रति आग्रह करें। तो गांधी जी ने कहा कि जो आपको तार्किक लगता है, जो आपको न्यायपूर्ण लगता है, जो आपको निष्पक्ष लगता है, जो आपको मानवीय लगता है, उसके प्रति आपको आग्रह करना है। गांधी जी आध्यात्मवादी थे, यानी आत्मा परमात्मा की बात करने वालों को सामान्य रूप से हम अध्यात्मवादी कहते हैं। उन्होंने कहा जो आपकी आत्मिक अनुभूति है वही सत्य है, जो आपकी आत्मा स्वीकार कर रही है वही सत्य है। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मिक अनुभूति ये है तो आपको वही मानना चाहिए, उसके लिए आपको आग्रह करना है और ये जो आग्रह है उसका जो दृढ़तापूर्वक समर्थन है वो अहिंसात्मक तरीके से करना है, नैतिक तरीके से करना है। इसीलिए गांधी जी ने सत्य के साथ साथ अहिंसा को भी जोड़ दिया। कोई सत्याग्रही अपने मार्ग से भटकने ना पाए, इसलिए सत्य और अहिंसा का उन्होंने बिल्कुल दोनों को एक साथ जोड़ा, अलग अलग नहीं किया। बाद में जैसे आप पहले अध्ययन करेंगे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह एक प्रकार का
पैसिव रेजिस्टेंस माना जाता था, निष्क्रिय प्रतिरोध माना जाता था। और ये सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर गांधी जी ने उसको डेवलप करके, उसको उसको विस्तृत करके, उसको विस्तार दे करके उसमें अहिंसा को जोड़ा है। गांधी जी सत्य पर बहुत बल देते हैं और वो सत्य को कहते हैं ईश्वर के समान है। ये उनके लिए बहुत पवित्र सत्ता है, आत्मिक अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। और ये जो आत्मिक अनुभूति है वो ईश्वर के समान है, इसीलिए उन्होंने सत्य पर बहुत बल दिया है। इस सत्य को पाने का जो रास्ता है वो अहिंसा है। इस सत्य को पाने का, ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो है अहिंसा। इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में तो दो बातें आपने देखी, एक तो सत्य देखा और एक आपने अहिंसा देखा। सत्य क्या है? ईश्वर के समान है, ये लक्ष्य है, इसको आप साध्य कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और इसको जो पाने का रास्ता है, जो जिस साधन से हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, जिस साधन से हम ईश्वर को पाएंगे, सत्य को पाएंगे, न्यायपूर्ण बातों को हम पाएंगे, वो अहिंसा है। तो ये साधन है, वो रास्ता है, वो साधन है जिससे हम सत्य को प्राप्त करेंगे। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन में सत्य पर जितना बल है उससे कहीं ज्यादा अहिंसा पर बल है। गांधी जी ने कहा कि वह सत्य हमें स्वीकार्य नहीं है जो हिंसा के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसीलिए आप असहयोग आंदोलन में आपने देखा कि जैसे ही हिंसा का प्रयोग हुआ है, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, उपवास के लिए बैठ जाते हैं, उपवास पर आ जाते हैं और बाद में बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो उनका कहना है कि सत्य तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये हम हिंसा से नहीं अपितु अहिंसा से प्राप्त करेंगे। जितना पवित्र हमारे लिए सत्य है उतना ही हमारे लिए अहिंसा है। इस सत्य की प्राप्ति हम नैतिक तरीके से ही करेंगे। यानी गांधी जी को अनैतिक मार्ग से, अनैतिक रास्तों से सत्य का मिलना स्वीकार्य नहीं था। तो असहयोग के दर्शन को समझने से पहले थोड़ा सा ये आपको समझना था कि जो भी ये सत्याग्रह के सिद्धांत पर हमारे आंदोलन है, चाहे वो गांधी के आरंभिक आंदोलन हो, चंपारण हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, या स्थापित जन आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, उस सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। अब हमारे पास दो शब्द और होते हैं। एक शब्द तो आप अध्ययन करते हैं असहयोग का, नॉन कोऑपरेशन का, और दूसरा है वो सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस। अभी आपने देखा, इस पुस्तक की भी हमने चर्चा किया था थोरो की। तो ये जो दो शब्द हैं, गांधी जी का जो असहयोग की भावना है, सविनय अवज्ञा की भावना है, वो वास्तव में सत्याग्रह का जो दर्शन है उसी का एक बाई प्रोडक्ट है, उसी का एक परिणाम है। गांधी जी जैसे श्रम के महत्व को समझ रहे थे, पूरे ब्रितानी सरकार में जो भारतीयों का सहयोग है उसको समझ रहे थे, और उन्होंने कहा कि यदि आप असहयोग करते हैं ब्रितानी सरकार से तो हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी, स्वराज जल्दी मिल जाएगा। श्रम के महत्व को समझने के लिए ही गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग करना शुरू कर दें। पहले गांधी जी सहयोगी थे, लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा है, गांधी जी किस प्रकार से आहत होते हैं और सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। तो असहयोग करना कैसे करना, एक प्रकार से ये नकारात्मक प्रकार का भाव है। थोड़ा सा इसको और आप समझिए। सत्याग्रह को समझने के बाद जो असहयोग है उसको थोड़ा सा समझना है, नॉन कोऑपरेशन को समझना है। गांधी जी ने कहा कि आप ब्रितानी सरकार से असहयोग करें। जैसे
अगर आप स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल है, उसका आप त्याग कर दें। महाविद्यालय, उससे आप असहयोग करें, आप त्याग करें उसका। असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम प्रधान था। अभी हम असहयोग की भावना को समझ लेते हैं और कैसे इस भावना को उन्होंने यथार्थ रूप में उतारा, उसको हम आपको समझाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो असहयोग की भावना है उसको आप स्कूल में लाइए, न्यायालय में लाइए, अन्य सारी सरकारी संस्थाओं में लाइए, उद्योगों में लाइए। जो ब्रितानी वस्तुएं हैं उनसे असहयोग करिए, बहिष्कार करिए। स्वदेशी की बात उन्होंने की। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा यदि आप असहयोग करेंगे तो निसंदेह ब्रितानी जो सत्ता है वो कमज़ोर हो जाएगी। उन्होंने जो कान बंद कर रखे हैं भारतीयों की मांगों के प्रति, वो जो बहरे बन चुके हैं, वो आपकी बातें सुनेंगे। इसलिए गांधी जी ने अपने आंदोलन में कुछ कार्यक्रम रखे। इसी असहयोग की भावना को उन्होंने कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया। उन्होंने कहा यदि आप असहयोग करते हैं, सारी सत्ताओं से, सारे संगठनों से आप हट जाते हैं, तो वो मजबूर हो जाएंगे और वो आपको स्वराज दे देंगे। तो असहयोग की इस भावना को हम लोग समझेंगे उनके कार्यक्रमों के माध्यम से। यानी हम लोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं, इस असहयोग की भावना को गांधी जी ने कैसे कार्यक्रम में रखा उसको समझेंगे तो ये असहयोग का अर्थ हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन है ना, ये कार्यक्रम प्रधान है। पहले के अगर आपने प्रोग्राम्स हैं, इसमें भी कार्यक्रम है। पहले के जैसे आपने आंदोलन देखा, चंपारण में देखा, वहां की एक समस्या थी किसानों की, तिनकटिया सिस्टम था। अहमदाबाद में आपने देखा मजदूरों की समस्या है, वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई समस्या है। आगे आपने खेड़ा में देखा, राजस्व वृद्धि से जुड़ी हुई समस्या है। गांधी जी सत्याग्रह पर आधारित वहां भी अपना कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन वहां कोई उन्होंने विस्तार से कोई कार्यक्रम नहीं दिया। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, इसमें असहयोग की जो भावना है, इसको व्यवहार में परिणत करने के लिए गांधी जी ने कुछ अपने कार्यक्रम रखे। तो ये कार्यक्रम प्रधान हमारा आंदोलन है। और चूंकि असहयोग अपने अपने शब्द में ही ये कुछ निगेटिव भाव रखता है, नकारात्मक भाव रखता है। असहयोग करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सहयोग की बात इसमें नहीं है। तो स्वाभाविक है कुछ नकारात्मक कार्यक्रम होंगे, निगेटिव प्रोग्राम्स होंगे। ये आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। एक आप ऐसा कह सकते हैं निगेटिव प्रोग्राम्स हैं, और दूसरे जो है वो रचनात्मक है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अब जैसे नकारात्मक कार्यक्रमों में गांधी जी ने कहा आप असहयोग करिए, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप स्वराज, आपका सत्य है, उसको हमको पाना है और उसके प्रति आग्रह करना है। और आग्रह करने के क्रम में उन्होंने कहा कि आप असहयोग करना शुरू करें। क्या करना है आप देखिए कार्यक्रमों में। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, उपाधियों का त्याग कर दें। जैसे ही आपका ये आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी जैसे ही उन्होंने नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हो जाता है, उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि छोड़ दी। तो उन्होंने सभी से ये आग्रह किया कि आप उपाधियों का त्याग कर दें। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, तो जो अवैतनिक पद हैं उनका त्याग कर दीजिए। और यहां तक गांधी जी का जब अपील आती है, आप देखेंगे यहां तक कि जो वेतनभोगी भी अच्छा कमा भी रहे हैं वह भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे वकीलों ने न्यायालय छोड़ दिया, शिक्षकों ने अपनी जो प्रोफेसर के पद हैं, जेबी कृपलानी वगैरह, उन्होंने छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़ देते, बहुत अच्छा कमा रहे थे, स्थापित लोग थे, उन्होंने देश के लिए अपना त्याग किया। एक अलग विषय है, चर्चा करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा
कि अगर किसी स्थानीय निकाय में जो लोकल बॉडी है, अगर कोई नॉमिनेट मेंबर है, नामांकित सदस्य है, तो उसको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, यदि कोई सरकारी समारोह है, ये भी कहा सरकारी नहीं गैर सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, और उसमें किसी अधिकारी का सम्मान होता है, अधिकारी का सम्मान, तो आपको इसका भी बहिष्कार करना है, बाइकआउट करना है, यानी असहयोग करना है सिस्टम से। और जब सारा आप बहिष्कार करेंगे, स्वाभाविक है आगे आप देखें कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा और इसको कार्यक्रमों को देख लीजिए। उन्होंने कहा, आप जो स्कूल हैं, जो महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनका त्याग कर दें, उनका त्याग कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो न्यायालय है, उन न्यायालय का त्याग कर, कोर्ट है उसका बहिष्कार कर दे, न्यायालय का त्याग। अब न्यायालय का त्याग वकीलों के द्वारा होना है। उन्होंने कहा, आप न्यायालय जाइए नहीं न्याय मांगने, ना वादी जाएगा ना प्रतिवादी जाएगा, ना जो जिनके प्रति अपराध हुआ है न्यायालय जाते हैं उनको भी कहा उन्होंने बहिष्कार करिए, और जो डिफेंड करने जा रहे हैं उनको भी उन्होंने कहा बहिष्कार करिए। इसके लिए इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं 1919 के अधिनियम से, उनका बहिष्कार करें। ना तो चुनाव लड़ेंगे आप और ना ही मत देने जाएंगे, यानी मतदाताओं के द्वारा भी बहिष्कार। चुनाव भी नहीं लड़ना है, सदन में नहीं जाना है। जब आप सदन में जाएंगे ही नहीं, सदन ही नहीं बनेगा या सदन की सीमाएं हो जाएंगी, निश्चित तौर पे दबाव बनेगा। तो गांधी जी ने किस प्रकार से सत्याग्रह पर आधारित असहयोग की भावना को कैसे व्यवहार रूप में परिणित किया, इसको आप समझ रहे हैं कैसे असहयोग का है। और इसका गांधी जी ने क्या कहा है, अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि अगर आप इनको मानते हैं तो क्या होने वाला है। अब इसके बाद आप देखिए, उन्होंने कहा कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, अंग्रेजी खास तौर से ब्रितानी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार करिए। और लोगों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार करना शुरू कर दिया जो भी ब्रितानी वस्तुएं हैं। गांधी जी जब प्रचार करते थे, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से उतरे, तो गांधी जी को जो भी समय मिल जाता था, लोगों को सूचना होती थी, इकट्ठे हो जाते थे। गांधी जी अपनी भाषण करने के बाद एक ही बात कहते हैं, आपने जो पगड़ी पहन रखी है, आपने जो सोफा पहन रखा है, दुपट्टा है, स्कार्फ है, कम से कम इसका तो त्याग कर सकते हैं। लोग तुरंत अपने जो साफा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं। इधर गांधी जी की ट्रेन चलने लगती थी, इधर आग की लपटें उठने लगती थी। एक बड़ा ही आनंददायी परिदृश्य था राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय, जैसा इतिहासकारों ने वर्णित किया है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है, उस समय भर्ती हो रही थी, पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का कब्जा हो गया था इराक वाले इलाके में। यहां जो भर्ती अभियान है उसका बहिष्कार करें। वहां के लिए जो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, जो क्लर्क भर्ती किए जा रहे हैं, उनका मजदूर भर्ती किए जा रहे हैं, उनका बहिष्कार। पहले विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर जो सैनिक कर्मी हैं वो भारत से लिए गए थे, और गांधी जी ने कहा इस प्रकार का सहयोग संभव नहीं है। तो जो सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सत्य के प्रति आग्रह किया, उस सत्य यानी स्वराज की उन्होंने मांग रखी थी असहयोग आंदोलन में, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमको सरकार से असहयोग करना है। और ये असहयोग कैसे होगा, वो इस तरह से होगा। उन्होंने कहा, लोगों से अपील किया कि आप इस प्रकार से असहयोग करें तो इसका प्रभाव ब्रितानी सरकार पर पड़ेगा। ये आधी बात हुई असहयोग में।
गांधी जी का जो भी गांधीवादी आंदोलन है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें दो तरीके से आपको देखना है। एक तो नकारात्मक कार्यक्रम थे, एक रचनात्मक कार्यक्रम थे। रचनात्मक, अब विकल्प ये था गांधी जी के सामने, समस्या ये थी कि लोगों ने कहा कि अगर हम त्याग कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, अगर विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार कर देंगे, चीनी नहीं होगी, कपड़े नहीं होंगे, अन्य सामान नहीं होगा, नमक नहीं होगा, तो कैसे काम होगा, अगर संस्थाओं में नहीं जाएंगे तो कैसे काम होगा, न्याय कैसे होगा, स्कूल कैसे होंगे। तो गांधी जी ने इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात उन्होंने असहयोग आंदोलन में की। यानी असहयोग तो एक प्रकार का नकारात्मक भाव है, एक नकारात्मक कार्यक्रम है इस आंदोलन में, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सत्य को पाने के लिए, अपने स्वराज को पाने के लिए। गांधी जी ने कहा ये तो आपको करना ही करना है, इसके साथ साथ कुछ आपको रचनात्मक कार्यक्रम भी करने हैं। गांधीवादी आंदोलन में जो रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, अभी उनकी हम चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये उस समय जो रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी जी क्या करते थे कि जो लोग आंदोलन से नहीं जुड़ पाए हैं, ये तो जो जुड़े हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ना है। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तार देना है, विस्तृत करना है, उसको मजबूत करना है। और गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को आप की जब व्याख्या होगी मेंस में, तो यहाँ इसकी चर्चा होगी, कैसे विराम की अवस्था राष्ट्रीय आंदोलन के पतन को नहीं दर्शाता। विराम की अवस्था भी गांधीवादी आंदोलन में आंदोलन का एक चरण था, और इस चरण में ये रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन को विस्तार देने का दृष्टिकोण था, लोगों को जोड़ने का दृष्टिकोण था। तो यहाँ पर जो हमारे रचनात्मक कार्यक्रम हैं उनको हम देखेंगे। गांधी जी ने कहा कि आपने जो स्कूल का बहिष्कार किया है, कॉलेज का जो बहिष्कार किया है, आप राष्ट्रीय विद्यालय खोलें, आप राष्ट्रीय स्कूल खोलें, विद्यालय खोलें, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए, ये छोड़िए अपना बनाइए। और गांधी जी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे, आप जैसे दिल्ली में जामिया मिलिया आप देखते हैं दिल्ली में, तो जामिया मिलिया ये पहले अलीगढ़ में स्थापित हुआ था, इसी आंदोलन की देन है। आप इसको बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, इसी आंदोलन की देन है, गांधी जी की इसी अपील के परिणाम है। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बहुत सारे स्कूल कॉलेज बड़ी संख्या में बनते हैं, छोटे स्कूल कॉलेज बड़ी संख्या में बनते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांधी जी ने कहा न्यायालय का बहिष्कार करना है, आप अपनी राष्ट्रीय पंचायतें बनाइए, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन, जो हमारे यहां प्राचीन काल से थी। गांव की समस्या गांव की पंचायतें सुलझा लेती थी। आप इतिहास में अध्ययन करते होंगे कैसे आरंभ से ही हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन था। इस प्रकार से मौर्य काल में आपने अध्ययन किया, गण राज्यों की बात आपने उसके पहले आपने अध्ययन किया है। साउथ में आप देखिए चोल काल में कैसे ग्राम समितियां हैं। तो ये जो ग्राम के स्तर पर न्याय की बात है, उसको उन्होंने कहा पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय पंचायतों का आप गठन करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग, जैसे अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा तो स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता होगी, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने एक ओर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, तो दूसरी ओर स्वदेशी के स्वीकरण की भी बात की। उन्होंने कहा स्वदेशी पर बल दीजिए, स्वदेशी का प्रचार करिए। और कुटीर उद्योगों को उन्होंने बढ़ावा दिया, और इसके तहत आप ऐसा समझ सकते हैं जो चरखा है, खादी है, उस पर उन्होंने बल दिया। गांधी जी ने आर्थिक स्वावलंबन पर बहुत बल दिया। सत्याग्रह दर्शन में आपने देखा उसी के बाई प्रोडक्ट है असहयोग और सविनय अवज्ञा। उसी में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, स्वावलंबन। गांधीवादी विचारों में सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन,
असहयोग और सविनय अवज्ञा, ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वावलंबन, गांधी जी ने आर्थिक स्वावलंबन की बात की। अब चरखा चलाइए, खादी बनाइए, कुछ आमदनी भी हो जाएगी। आप उद्योगपति हैं, उनको भी कार्य निवेश करें, और जो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, वो इससे जुड़ती हैं, और एक बहुत अच्छा आधार बन जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का। नैतिक आधार भी बन जाता है और आर्थिक स्वतंत्रता भी लोगों को मिल रही है, तो बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। तो चरखे को, खादी को का प्रचार प्रसार रचनात्मक कार्यक्रमों में। इसके बाद रचनात्मक कार्यक्रमों में आप और भी बातें लिख सकते हैं, जैसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात, एकजुट रहिए। खिलाफत आंदोलन में आपने देखा कि यद्यपि वह इस्लाम धर्म से संबंधित था, खिलाफत आंदोलन तुर्की की समस्या है, पहला विश्व युद्ध, वहां खिलाफत समस्या जुड़ी हुई है। गांधी जी ने उसमें भागीदारी किया और उसमें असहयोग की भावना जोड़ी। बाद में असहयोग आंदोलन से उसको जोड़ा, और इसलिए जोड़ा था कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जो आधार है वो सशक्त हो जाए। अगर उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भागीदारी करेंगे तो वह स्वराज प्राप्ति के लिए अच्छा होगा। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और हमारे यहाँ जो छुआछूत की जो समस्या थी, जो छुआछूत है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ अस्पृश्यता है, अनटचबिलिटी है, अस्पृश्यता, उसके निवारण की उन्होंने बात की, उसको दूर करने की बात। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो असहयोग की भावना है, या इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमको गांव तक ले जाना है, जन जन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना है, उसके लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। तो स्वयंसेवकों की भर्ती की बात उन्होंने की। और असहयोग आंदोलन में देखेंगे बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हुए। जन जन तक असहयोग की भावना को ले जाने वाले यही स्वयंसेवक थे। और बाद के चरण में, आरंभ में तो अंग्रेजी दृष्टिकोण ऐसा था कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। सबक ले लिया था रॉलेट सत्याग्रह से, अंग्रेजी सरकार ने सबक ले लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करनी है। ये कैसे एक छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन बन जाएगा, जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो राष्ट्रीय नेतृत्व बन जाएगा, उससे बचना चाहते थे। लेकिन लेटर फेज में जब आंदोलन बहुत विस्तारित हो जाता है तो, और जो असहयोग आंदोलन है उसमें जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो जाता है, तो इन्हीं स्वयंसेवकों की वजह से ही हुआ था। लगभग 30,000 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो है आप शराबबंदी का कार्यक्रम, मद्य निषेध का कार्यक्रम, तो ये रचनात्मक कार्यक्रम थे। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। आपको सत्य की प्राप्ति करना है, स्वराज की प्राप्ति करना है। कैसे? आपको अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको असहयोग की भावना को जन्म देना है। इसीलिए नाम भी उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग कैसे आपको करना है, किस प्रकार के कार्यक्रम आपको अपनाने हैं, वो उन्होंने उसकी पूरी रूपरेखा विस्तृत कर दी। साथ ही साथ उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम भी रखे। गांधी जी ने कहा कि यदि आप इन पूरे कार्यक्रमों का मन से पालन करते हैं तो 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में असहयोग शब्द के अर्थ को समझना है, और ये जो समझ है उनके कार्यक्रमों से जोड़कर आपको देखना है, तभी पूरी बात आपको समझ में आएगी।